हेलो एवरीवन। आप सब ने हार्ट अटैक जिसमें हार्ट में जाने वाली खून की नली में ब्लॉक हो जाता है या फिर स्ट्रोक जिसमें ब्रेन में जाने वाली खून की नली में ब्लॉक हो जाता है के बारे में तो सुना होगा। पर क्या आपको पता है ये ब्लॉक कोई भी खून की नली में हो सकता है। और जब ये ब्लॉक पैर के खून की नली में होता है तो हम इसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। यह बीमारी शुरू तो सिर्फ पेन के साथ होती है पर यह आपको गैंग्रीन भी करवा सकती है। ये डायबिटिक या स्मोकर में ज़्यादातर पाई जाती है। और अगर आप डायबिटिक या स्मोकर हैं और आपको पैर में दर्द या रंग चेंज हो रहा है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल अरोरा, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और एंडोवैस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ। हम आज पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे और उससे बचने के कुछ उपाय भी देखेंगे। तो पहले जानते हैं कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ क्या होती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ या पीएडी एक सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होती है। आर्टरीज वो खून की नलियाँ होती हैं जो कि हार्ट से बॉडी के हर कोने में साफ खून को लेके जाती हैं। और पेट की खून की नली, हाथों की या पैरों की खून की नलियों को पेरिफेरल आर्टरीज बोला जाता है। जब ये पेरिफेरल आर्टरीज में खून में ब्लॉकेज हो जाता है या रुकावट आ जाती है तो उसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। पीएडी का वर्ड हम आमतौर पे पैर के नलियों में ब्लॉकेज को बोलते हैं। अब जानते हैं कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्यों होती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का सबसे कॉमन कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब है कि आपकी खून की नली के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जमा हो जाता है जिस वजह से खून का रास्ता नैरो हो जाता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा बंद हो जाता है या वो ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से आपके पैर के वो भाग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जिस वजह से आपको सिम्टम्स दिखने चालू हो जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या कोई खून के नली में इंजरी होने के बाद भी पीएडी हो सकता है। अब जानते हैं कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कितनी कॉमन है या इसका इंसिडेंस क्या है। 2015 के एक स्टडी के अनुसार वर्ल्ड में 237 मिलियन पीपल इस बीमारी से पीड़ित थे। ये लोग 25 साल की उम्र से ज़्यादा थे और ये बीमारी 2045 तक 30% बढ़ने का अनुमान है। इंडिया में इसका प्रेवलेंस 7.6% से लेके 26.7% तक डेमोग्राफिक्स और पेशेंट की एज के आधार पर डिफर करता है। ये नंबर इतना वेरिएबल इसके लिए है क्योंकि इस बारे में जानकारी ना तो हेल्थ केयर वर्कर्स या पेशेंट में है जिसकी वजह से ये अंडर डायग्नोस्ड रहती है। अब जानते हैं कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में डायबिटीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो उस वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल डैमेज हो जाती है और उसके अंदर ब्लॉकेजेस बननी चालू हो जाती हैं जिस वजह से आपको पैरों में सारे सिम्टम्स दिखते हैं। और ये जाना गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स में 50% केसेस में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी होता है और उनमें से 5 या 10% पेशेंट में एम्पुटेशन या जो कि बिलो नी एम्पुटेशन या अबव नी एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। डायबिटीज़ के बाद स्मोकिंग एक मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। टोबैको इंटेक किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो या तंबाकू हो, वो हानिकारक होता है जिससे आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और उनमें ब्लॉकेजेस बनने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज़ और स्मोकिंग 70% पीएडी के केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो पीएडी होने का रिस्क आपको ज़्यादा रहता है और पुरुषों को महिलाओं की तुलना में भी ये रिस्क ज़्यादा रहता है। अन्य रिस्क फैक्टर्स में हाई ब्लड प्रेशर रहना या बीपी का बढ़ा रहना या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल रहना, मोटापा रहना या फिर सीडेंट्री लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री जिसके अंदर हार्ट डिजीज़ का होना या स्ट्रोक का होना भी एक मेजर रिस्क फैक्टर के तौर पे लिया जाता है। अब हम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। पीएडी के सिम्टम्स काफ़ी सारे होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्लॉडिकेशन का मतलब होता है चलते हुए पैरों में दर्द होना। पेशेंट्स बोलते हैं कि हम जब चलना चालू करते हैं तो हमारे पैरों में काफ रीजन में मोस्टली दर्द चालू हो जाता है और वो रुकने के बाद कम हो जाता है और जब वो वापस चालू करते हैं चलना तो वो दर्द वापस से आ जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये दर्द बढ़ता रहता है और हमारा डिस्टेंस जिससे हम पेन फ्री वॉक कर पाए वो कम होता है। और उसके बाद हमको दूसरा सिम्टम दिखता है जिसको बोलते हैं रेस्ट पेन, मतलब बैठे बैठे पैरों में दर्द होना। ये दर्द हमको रात को सोने भी नहीं देता है।
इसके अलावा पेशेंट को पैरों में सूजन रहना, पैर का ठंडा हो जाना, टोनेल का कलर चेंज हो जाना, स्किन पतली हो जाना या फिर पैर के बाल का झड़ जाना जैसे सिम्टम दिखते हैं। जब पेशेंट्स इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रीट नहीं करते हैं तो पेशेंट्स के पैरों में घाव दिखने चालू हो जाते हैं। ये घाव छोटी माइनर स्क्रैच या फिर इंजरी के बाद बनते हैं और वो हील नहीं होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमनली देखे जाते हैं। ये घाव आपके टो पे, हील पे या फिर पैर में कहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी खून की आर्टरी ब्लॉक्ड है। और वुंड हीलिंग के लिए वो आर्टरी का वापस से खुलना या फिर उसके अंदर ब्लड फ्लो को रिस्टोर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे आखिरी में पेशेंट को गैंग्रीन डेवलप हो जाता है। गैंग्रीन का मतलब होता है पैरों का टिश्यू का डेड हो जाना, जिस वजह से वो काले हो जाते हैं। इसको हम क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया भी बोलते हैं। क्रिटिकल मतलब क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो पेशेंट एम्पुटेशन की तरफ चला जाता है। और जैसे हमने पहले देखा था कि डायबिटिक पेशेंट्स में 25% केसेस में अल्सर्स बनते हैं, जो कि 5 to 10% में एम्पुटेशन तक चले जाते हैं। इसलिए ये स्टेज में ब्लड फ्लो को रिस्टोर करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को डायग्नोस कैसे किया जाता है? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को डायग्नोसिस के लिए पहले क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम पेशेंट के कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट, डायबिटीज़ का चेकअप करना और इन्फेक्शन को रूल आउट करना जैसे कुछ टेस्ट करते हैं। इसके बाद हम उसका ABI या फिर एंकल ब्रेकियल इंडेक्स करके एक टेस्ट होता है जो किया जाता है, जिसके अंदर हम आर्म में और पैरों में ब्लड प्रेशर का देखते हैं और अगर उसका वैल्यू 0.9 से कम होता है मतलब सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस प्रेजेंट है। फिर पेशेंट से कलर डॉपलर या फिर पैर की सोनोग्राफी करवाई जाती है, जिसके अंदर हम साफ खून की नली को डायरेक्टली विजुअलाइज करते हैं और उसके फ्लो को, उसमें ब्लॉकेजेस किधर प्रेजेंट हैं और कितने % ब्लॉक्ड है उसका एक अनुमान लगाते हैं। और अगर हमको इस पर कोई डाउट होता है तो पेशेंट को CT एंजियोग्राफी या MRI एंजियोग्राफी का एडवाइस देते हैं, जिसमें पेट से लेके पैर की खून की नली का जांच एक ही बारी में किया जाता है और उसके वेसल वॉल में कैल्शियम डिपॉजिट है या वेसल के अंदर प्लाक कैसा है और कितना % ब्लॉक है इसकी जानकारी ली जाती है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस के लिए हार्ट की एंजियोग्राफी की जाती है, वैसे ही पैर की एंजियोग्राफी पैर में ब्लॉकेजेस ढूंढने के लिए की जाती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड स्टडी होती है जो कि एक छोटे सुई द्वारा की जाती है और इसके अंदर हम वो खून की नली के अंदर डायरेक्टली जाके एक डाई इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमको उसके ब्लड फ्लो का पता चलता है और उसके अंदर ब्लॉकेजेस का पता करते हैं और उसके आसपास कितने कोलैटरल वेसल्स बने हैं वो सबका भी पता करते हैं। पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? PAD के ट्रीटमेंट को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है और तीसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट हम माइल्ड केसेस या फिर पेशेंट जिनमें सिर्फ चलने में पैरों में दर्द हो, क्लॉडिकेशन हो, उनमें ऑफर करते हैं, जिसके अंदर हम उनको ब्लड थिनर्स या एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देते हैं, खून पिघलाने की दवाई जो कि एंटीकोएगुलेशन होती है वो देते हैं, ब्लड वेसल डायलेट करने के लिए वेसोडायलेटर्स देते हैं और चौथा उनको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टैटिन्स देते हैं। अगर मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट का पैरों का दर्द ठीक हो जाता है या फिर उनका वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है तो हम वो मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं। पर कुछ पेशेंट जिनको रेस्ट पेन होता है और पैरों में घाव होता है उनको हमें दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफर करने होते हैं। मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर हम आपके पैर के खून के ब्लड फ्लो को वापस से रिस्टोर कर देते हैं। इसके अंदर हम आपके ब्लॉक खून की नली में जाते हैं और मल्टीपल टेक्निक्स यूज करके वो नली को वापस से खोल देते हैं, जिससे आपके पैर के अंदर ब्लड फ्लो रिस्टैब्लिश हो जाता है और आपका घाव या जो गैंग्रीन होता है वो भी ठीक हो जाता है। ये टेक्निक्स में सबसे पहले होती है एंजियोप्लास्टी, मतलब हम एक बलून कैथेटर लेके आपके वो ब्लॉक्ड आर्टरीज में जाते हैं और उसको इन्फ्लेट करके वो वेसल को डायलेट कर देते हैं, जिससे कि आपका फ्लो वापस से चालू हो जाता है। अगर इसके बाद भी आपका ब्लड वेसल नहीं खुलता है तो हम स्टेंटिंग का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एक मेटल स्टेंट वो ब्लॉक्ड आर्टरी के अंदर डालते हैं और ब्लड फ्लो को फिर से शुरू कर देते हैं। हमारे पास और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। इसके अंदर हम अगर आपका क्लॉट नया है या फिर ताज़ा है तो उसको जाके एस्पिरेट कर लेते हैं, या फिर एथेरेक्टोमी जिसके अंदर हम वो क्लॉट को शेव करके बाहर निकाल लेते हैं, या तीसरा इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी। ये नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस को हम यूज करके आपके ब्लड फ्लो को वापस रिस्टोर कर देते हैं। हम ये सभी ऑप्शंस के बारे में अपने अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तीसरा सर्जिकल ऑप्शन हम वो पेशेंट के लिए रिजर्व रखते हैं
जिनका पैर काला हो जाता है या जिनका घाव भी काला होना चालू कर देता है, उनके लिए दो विकल्प होते हैं। पहला होता है डिब्राइडमेंट, जिसके अंदर हम वो वुंड को साफ करते हैं, और दूसरा होता है एम्पुटेशन, जिसमें वो खराब पार्ट को निकाल दिया जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को घाव है तो पेशेंट का ड्रेसिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको मल्टीपल वेज में किया जा सकता है। या तो रेगुलर ड्रेसिंग या सिल्वर ड्रेसिंग का प्रयोग करना, दूसरा हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, या फिर तीसरा वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग, जो कि सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ड्रेसिंग है, वो यूज़ करके हम उसके वुंड को ट्रीटमेंट के बाद हील करते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। पीएडी को प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं। अगर आप स्मोकर हैं या टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको पूरी तरह से रोक देना ज़रूरी है, और अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट का सेवन करना, जिसमें फैट की मात्रा कम हो, अपना वजन को कंट्रोल में रखना, और तीसरा एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिम को फॉलो करना, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग करना, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे। ये सब चेंजेस करने से हम पीएडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कंक्लूजन में मैं बोलना चाहूँगा, वी शुड लव आवर लिम्स एज मच एज वी लव आवर हार्ट। मतलब हमको अपने पैरों को भी उतना ही प्यार करना है जितना हम अपने दिल से करते हैं। जैसे कि हमारे को चेस्ट में पेन होने पे हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं और इमीडिएट ट्रीटमेंट सीख करते हैं, वैसे ही हमें अपने पैर के दर्द को अवॉइड नहीं करना है और एक स्पेशलिस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को मिलके उसके ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करना है। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे।